हाथरस मामले में सीबीआई की जांच जारी है। इस मामले में आज सीबीआई आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है। इस घटना के चारों आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद हैं। हाथरस मामला गैंगरेप है या केवल रेप या कोई और भेद इसके पीछे है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई हाथरस कथित गैंगरेप मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों से पहले जेल में पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ने पर रिमांड पर लेकर के भी पूछताछ की जा सकती है। साथ ही इस मामले में हाथरस और अलीगढ़ अस्पताल के डॉक्टरों और पुलिस टीम से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। बीते रोज लगातार दूसरे दिन भी हाथरस की बेटी के घरवालों से सीबीआई की पूछताछ जारी है। इसके पहले सीबीआई ने मंगलवार को मौके की ओर पीड़िता के घर पर जाकर के भी जांच की थी और आपको बता दें और अनेक अहम चीजों को अपने कब्जे में लिया था। बता दें कि सीबीआई ने पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों से लगभग 6.5 घंटे तक पूछताछ की थी। तो आपको बता दें कि हाथरस मामले में सीबीआई की पूछताछ का दूसरा दिन और सीबीआई आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है। उनसे पहले तो जेल में जाकर के पूछताछ होगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो सीबीआई फिर उनको रिमांड पे लेकर के भी पूछताछ कर सकती है और जो आरोपी हैं उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरीके से आज दूसरा दिन है सीबीआई की पूछताछ का, बेहद अहम और दूसरी बड़ी बात कि आरोपियों से भी जा करके सीबीआई पूछेगी जेल के अंदर पूछताछ करेगी वहां पर। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, कल पीड़िता के परिजनों को बुलाया गया था, दोनों भाई मां और बाप को। आज आरोपी पक्ष के कुछ लोगों से बातचीत करेगी, उनका बयान दर्ज करेगी, साथ ही जेल जाएगी जो आरोपी बंद है, क्योंकि आरोपियों ने जेल अधीक्षक को चिट्ठी लिखी थी कि उनको फंसाया गया है, वो निर्दोष है। कहीं ना कहीं उनका भी बयान सीबीआई देगी और आज जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो जेल जाएंगे, वहां पर जो आरोपी हैं उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा लिया जाएगा कि आखिर उस दिन घटना के समय वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे और किस टाइम वो पहुंचे थे। इसके साथ ही जो लोग वहां पर मौजूद थे जिनके बयान दर्ज हुए, लगभग 40 से 41 लोग ऐसे हैं जिनके लोकल पुलिस और एसआईटी ने बयान दर्ज किए हैं, उनसे भी सीबीआई पूछताछ करेगी। यही नहीं, बयान 2 बार 3 बार भी लिए जा सकते हैं, इसका इंडिकेशन सीबीआई ने साफ कर दिया है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सीबीआई और तमाम लोगों से भी पूछताछ कर सकती है, घर के साथ साथ पड़ोसियों से और बाकी जो लोग वहां पे रिश्तेदार हैं उनसे भी पूछताछ हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पड़ोसियों के भी बयान लोकल पुलिस ने और एसआईटी ने दर्ज किए थे और जो आसपास के उनके रिश्तेदार हैं जो कुछ ही दूरी पर रहते हैं, उनके भी बयान दर्ज हुए थे, चाहे वो आरोपी पक्ष के हों या पीड़ित पक्ष के हों, उनके भी पुनः बयान लिए जाएंगे। सीबीआई अपने स्तर से बयान लेगी और सीबीआई ने साफ तौर पर जो भी बयान लिए गए हैं लोकल पुलिस के एसआईटी के द्वारा, उसकी पूरी रिपोर्ट अपने पास अपने हैंडओवर कर ली है और आगे जांच की दिशा में आगे काम कर रही है। जी, भाभी से पूछताछ होनी अभी बाकी है। अभी पीड़िता के भाई और उनके पिता से पूछताछ हुई है, लेकिन पीड़िता की भाभी जो सामने आकर के तमाम बयान दे रही थी, उनसे पूछताछ होनी बाकी है। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से भाभी मीडिया को बयान दे रही थी, लगातार आरोप लगा रही थी कि प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा है, सीबीआई जांच की दिशा में काम कर रही है, जिसको सही समझ रही है उसको बुला रही है। अभी दोनों भाइयों से बयान दर्ज किए गए हैं, भाभी से भी बयान दर्ज किए जाएंगे, निश्चित तौर पर उनके बयान होंगे। इसके साथ ही जो आरोपी पक्ष के लोग हैं, वो आरोपी की जो मां है, जो उनके रिश्तेदार हैं और जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनके भी बयान सीबीआई दर्ज करेगी। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि घर से भी जो जिस दिन पीड़िता के साथ तथाकथित रेप हुआ और तमाम चीजें वहां पर उसकी चप्पलें और बाकी सामान भी लेकर के सीबीआई गई है। देखिए, सीबीआई कल घटनास्थल का मुआयना करने गई थी और उनके साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी थे। काफी देर सीबीआई वहां पर रही और रिक्रिएशन किया गया पूरे सीन का। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे पूछताछ करी गई, उनकी बयान के आधार पर रिक्रिएशन किया गया और जो सबूत वहां पर मिले हैं, पीड़िता की चप्पल मिली है इत्यादि जो भी चीजें मिली हैं, वो सीबीआई फॉरेंसिक जांच के लिए और अन्य जांचों के लिए आगे लेकर के गई है। साथ ही बयान महत्वपूर्ण है, कई लोगों के बयान लोकल पुलिस को कुछ दिए हैं, एसआईटी को कुछ दिए हैं, ऐसे लोग भी सीबीआई के रडार पर हैं और सीबीआई उनसे भी पूछताछ करेगी। जी, ये भी खबरें आ रही हैं कि रिमांड पे भी लिया जा सकता है आरोपियों को। जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करेगी और अगर बात सीधी तरीके से उनसे जो उगलवाना चाहती है, अगर वो नहीं सामने रखेंगे तो सीबीआई उन्हें रिमांड पर भी ले सकती है।
जी बिल्कुल, सीबीआई आरोपियों को रिमांड पर भी ले सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सबके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, आरोपियों का पहले बयान दर्ज होगा और अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि इनका बयान सही नहीं है तो जाहिर तौर पर सीबीआई उनको रिमांड पर जरूर लेगी। जी, अलीगढ़ अस्पताल के डॉक्टर और पुलिस टीम से भी सीबीआई पूछताछ करेगी, ये भी बात निकल करके सामने आई है। देखिए इस केस में जितने भी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो निलंबित पुलिसकर्मी हों जो चंदप्पा थाने के एसएचओ थे, उनसे तमाम ऐसे लोग हैं जो सीबीआई की रडार पर हैं और सबको सीबीआई ने बता दिया है कि उनका बयान दर्ज होगा। हालांकि उन्होंने एसआईटी को भी अपने बयान दिए थे, लेकिन अब सीबीआई अपने स्तर से जांच कर रही है। सीबीआई उनका भी बयान दर्ज करेगी। जिस डॉक्टर ने सबसे पहले पीड़िता को देखा था, जिसने जांच करी थी, जिसने इलाज किया था, अस्पताल भी जा सकती है सीबीआई, वहां भी पूछताछ होगी। इसके साथ ही जो निलंबित पुलिसकर्मी हैं और जो मौजूदा समय में वहां पर पुलिसकर्मी हैं, उनसे भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए पुनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे तमाम जानकारी देते हुए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद अब महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसके जरिए मुंबई और पुणे में बुधवार को रात भर बारिश हुई है। गुरुवार को मुंबई समेत अन्य शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में बुधवार रात को हुई भारी बारिश के कारण साइन पुलिस स्टेशन और किंग्स सर्कल के पास सड़क पर जल जमाव हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे समेत दूसरे इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर में भारी बारिश के कारण चंद्रभागा नदी के तट पर बुधवार को एक दीवार गिर गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई है। घटना शहर के कुंभर घाट के पास दोपहर 2:30 बजे हुई है। मृतकों के एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं, जिनका निवास दीवार के पास था। इसके अलावा मृतकों में 2 अन्य लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने बारिश से बचने के लिए वहां पर आश्रय लिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मुरारी, क्या कुछ हालात है इस वक्त वहां पर, क्योंकि जब भी मुंबई में बारिश होती है आफत बन करके आती है। ये कहना गलत नहीं है और बरसात ने फिर एक बार जो है दस्तक दे दिया है। मुंबई सहित ठाणे, पालघर और कोकण की बात करें तो मौसम विभाग ने बताया है कि 24 घंटे तक इन इलाकों में मूसलाधार बरसात होगी। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, खास करके ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में मौसम तेज हवाओं के साथ बरसात हो सकती है। लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। अगर मुंबई की बात करें तो रात भर में हुई झमाझम बरसात, जहां हिंद माता, किंग सर्कल, दादर, कोलाबा, सायन, माटुंगा, इन इलाकों में सुबह जो है कि जनजीवन प्रभावित किया था। वही मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट दिखाया है और जिस तरीके से मौसम बन रहा है, कहीं न कहीं आफत की बरसात होने वाली है। लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। जी मुरारी, जिस तरीके से अभी हमने खबर देखी कि वहां पर कुछ घर भी गिर गए हैं, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, कई ऐसे लोग हैं जो घायल भी हो गए, क्या कुछ हालात है? क्योंकि मुंबई में कई ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो जर्जर हालत में हैं, जिनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी बोला हुआ है कि इनको या तो तोड़ दिया जाए, लेकिन अचानक जब बारिश होती है तो वो ध्वस्त होकर गिर जाती हैं। मुंबई की बात करें, मुंबई सिटी के अंदर तो काफी ऐसी इमारत है जो मौत को दावत दे रही है। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा इन इमारतों को नोटिस दी जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि तिनका चुन चुनकर जो लोग आशियाना बनाए हैं, आखिर उसे छोड़कर वो कहाँ जाए? सरकार या बृहन मुंबई महानगर पालिका ऐसे इमारत को ताबड़तोड़ खाली कर उन लोगों को कहीं शिफ्ट क्यों नहीं करती है? एक बड़ा सवाल होता है और यही वजह है कि हर साल बरसात में इमारत गिरने की हादसे देखने के लिए मिलता है। मुरारी, जिस तरीके से बरसात जी बोलिए मुरारी, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस वक्त काफी घुटनों तक जलभराव हो रखा है। जो बाइक्स पे खास तौर पे लोग जा रहे हैं या ऑटो से जो चल रहे हैं, उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो तस्वीरें हमारे पास इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम चला रहे हैं, तो कहीं पर तो ठीक है, जल सा ठीक है, लेकिन कुछ इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहां पर भारी जलभराव है, जिसकी वजह से ये देखिए लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सुबह के वक्त ऑफिस जाने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। बिल्कुल। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मोटर बाइक जो थी, बारिश की जमा जो पानी था उससे वो काफी प्रभावित हुए। जगह जगह पर वाहन खराब पड़ गए थे, घुटने भर पानी भरा हुआ था, जिससे वाहनों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। बृहन मुंबई महानगर पालिका दावा करती है कि वो हर तरह से तैयार रहती है, लेकिन रात भर की हुई बरसात के जो पानी थे उसे निकालने के लिए बीएमसी की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम या कोई टीम रवाना नहीं की गई है। जो वर्कर रात को काम पर थे उस समय पानी को निकासी के लिए कोई कदम नहीं उठाया, और आज सुबह जब सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और रोडों पर पानी भरा रहा, आने जाने में दिक्कत होने लगी, उसके बाद बीएमसी के जो इक्का दुक्का कर्मचारी थे वो इस पानी के निकासी के लिए काम करते हुए दिखाई दिए। जी, जिस तरीके से मुरारी आप बता रहे हैं कि जल भराव हो गया है, हर साल मुंबई में बारिश होती है, हर साल इसी तरीके की स्थिति बनती है, क्यों नहीं पहले से ही समय से जितने भी जो सीवेज है सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाता है, ताकि जो पानी है उसकी निकासी हो सके सही तरीके से एक सिस्टम के तहत, ना कि सड़कों पर जल भराव हो जाए। कि आपको और दर्शकों को बता दें कि बृहन मुंबई महानगर पालिका का जो बजट होता है वो एक राज्य के बराबर इनका बजट होता है। 32 से 35 करोड़ रुपए इनका सिर्फ गटर नालों की सफाई में जाता है। अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की गटर और नालों की सफाई होती है, जबकि कई करोड़ रुपए हर साल गटर नालों के मरम्मत में होते हैं। लेकिन इन लोगों का काम अगर देखें तो काम के नाम पर घाट के 3 पार्ट है। जब बरसात होती है गटर नाले जाम होते हैं, रोडों पर पानी भरता है, इमारत गिरती है, लेकिन बीएमसी दावा करती है कि बरसात से निपटने के लिए हर संभव तैयार है, लेकिन उसकी तैयारी हर साल खोखला साबित होती है। और यही वजह है कि कई लोगों को बीएमसी के इस लापरवाही के चलते अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। बिल्कुल, जिस तरीके की जो स्थितियां दिख रही हैं, ऐसे में तो लोगों की जान पर भी बन आएगी, साथ ही साथ मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली रेल सेवा भी ठप हो गई होगी। जो निचले इलाके थे वहां पर सुबह तकरीबन 10 से 8 बजे तक काफी दिक्कत हुई थी। सायन, माटुंगा और बांद्रा की रूट पर जाने वाली जो गाड़ियां थी वो थोड़ी प्रभावित हुई थी। अगर मुंबई से सटे ठाणे की बात करें तो कलवा, मुंब्रा और कल्याण के बीच जाने वाली जो गाड़ी थी वो थोड़ी सी प्रभावित हुई थी। हालांकि अभी इस वक्त बरसात रुकी हुई है, यही वजह है कि थोड़ी सी राहत है, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट दिखाया है और खास करके कोकण में तेज बरसात होने की आशंका जताई है, साथ ही साथ मुंबई के जो समुद्री किनारे हैं, चाहे जुहू चौपाटी हो, गिरगांव चौपाटी हो, अक्सर चौपाटी हो, मारवे बीच हो, ऐसे जगहों पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि कोई समुद्र के किनारे भी न जाए। जी, समुद्र की आपने बात करी, सुरक्षा बेहद जरूरी है समुद्र के आसपास, क्योंकि वहां पर लोग अक्सर ज्यादातर जुहू चौपाटी पे जब मौसम अच्छा होता है भारी भीड़ देखी जाती है वहां पर, तो बेहद जरूरी है कि वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हो। मुरारी, है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से भी जुहू चौपाटी, अक्सा बीच और गिरगांव चौपाटी पर तैनात किए गए हैं। साथ ही पुलिस के जो है 2 टुकड़ी 12 मतलब 24 जवान जो है उन समुद्री किनारों पर तैनात किए गए हैं। जुहू मुंबई का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। जुहू चौपाटी काफी प्रचलित है, दूर दराज से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं, और यही वजह है कि प्रशासन इन जगहों पर कोई लापरवाही करते हुए नहीं दिखा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान और बीएमसी कर्मचारी तैनात है ताकि समुद्र में कोई अप्रिय घटना न घटे। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि समुद्र के आसपास सिक्योरिटी टाइट कर दी, बेहद जरूरी हो जाता है कि सिक्योरिटी टाइट की जाए, वहीं पे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पे क्योंकि सुबह के पीक आवर्स है, यानी कि दफ्तर का समय है, दफ्तर आने जाने के लिए लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। गलत नहीं है, क्योंकि पहले से ही जो बस चलाई जा रही है, चाहे रेलवे की जो लोकल चलाई जा रही है, वो काफी निर्धारित समय पर और गिनी चुनी चल रही है। लोग अपने घर से काम पर जाने की जो दूरी है वो 1 घंटे की है, लेकिन साधन न होने की वजह से 3-3 घंटे लोग कतार में खड़े रहते हैं, बस के, टैक्सी और ऑटो के इंतजार में रहते हैं, और ऐसे में बरसात उनकी दोहरी आफत बनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने काम
ठीक है मुरारी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता मुरारी मुंबई से हमें ताज़ा जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ हालात हो रहे हैं मुंबई में। भारी बारिश हो रही है मुंबई में, इसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मुंबई वासियों को। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, लग मजा ही देख रही है। दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो पंजाब से आ रही है। आपको बता दें कोरोना को लेकर के पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आज से मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल्स को नहीं खोलने का फैसला लिया है। कोरोना के मद्देनजर पंजाब सरकार का ये बड़ा फैसला, कोरोना नियमों के साथ रामलीला। आपको बता दें कोरोना को लेकर के पंजाब सरकार का ये बेहद अहम फैसला, आज से सिनेमा हॉल्स नहीं खुलेंगे, यानी कि मल्टीप्लेक्सेस नहीं खुलेंगे। हालांकि ये कहा गया था कि इनको खोला जाएगा, लेकिन कोरोना नियमों के साथ रामलीला का आयोजन होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला पंजाब सरकार का, क्योंकि कोरोना के केसेस बाकी राज्यों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो केसेस कम हुए हैं, लेकिन किसी भी तरीके से पंजाब सरकार ये नियुक्त करना चाहती है, ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पंजाब में कोरोना के केसेस ना बढ़े। ऐसे में अहम फैसला कि पंजाब में आज से मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, यानी कि आप लोगों को, यानी कि हमारे जो दर्शक हैं, जो एनबी के दर्शक हैं, उन्हें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा मल्टीप्लेक्सेस तक जाने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बड़ा फैसला पंजाब सरकार का, लेकिन जो लोग घर पे पिछले 6 महीने से बंद थे उन्हें बड़ी उम्मीदें थी कि अब कम से कम मल्टीप्लेक्सेस और हॉल्स खुल रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो लगातार कैप्टन जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर लगातार रिव्यू बैठकें की जा रही हैं और इसी बैठक में फैसला लिया गया है कि फिलहाल मल्टीप्लेक्सेस की बात करें, सिनेमा हॉल्स की बात करें या मनोरंजन जो कह सकते हैं पार्क है उनकी बात करें, ये फिलहाल पंजाब में खुलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी भी पंजाब के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या है वो काफी बढ़ी हुई है। इसके अलावा डेथ रेशो जो है वो भी काफी बढ़ी हुई है। इसी के मद्देनजर कैप्टन सरकार ये फैसला लेती नजर आई है कि फिलहाल मल्टीप्लेक्सेस जो हैं वो पंजाब में ना खोले जाएं। इसके अलावा अगर रामलीला की बात करें तो जिस तरह से रामलीलाएं दुशहरे को लेकर हर जगह करवाई जाती हैं, तो यहाँ पर रामलीलाएं करवाने की अनुमति जो है वो सरकार की तरफ से दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर भी सख्ती से जो कोविड नॉर्म्स हैं उसका पालन करना होगा। लेकिन फिलहाल हाँ, लोगों को जरूर झटका लगा है जो कहीं ना कहीं ये जानते थे कि आज से मल्टीप्लेक्सेस जो हैं वो खुलते नजर आएंगे। इसी बात को मैं आपसे चर्चा करना चाह रही थी विनीत। लोगों के अंदर खुशी की लहर थी कि 6 महीने बाद घर से बाहर निकलेंगे, मल्टीप्लेक्सेस में जाएंगे और अपना जो एक स्ट्रेस हो गया था लोगों को घर पे बैठे बैठे, उससे रिलैक्स होंगे। लेकिन एक बार फिर से सरकार ने उसके ऊपर पहरा लगा दिया, सरकार ने रोक लगा दी है और एक बार फिर से लोगों की जो खुशियां मिलने वाली थी वो कहीं ना कहीं रुक गई हैं।
वाले दिनों में इसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो जरूर रिव्यू करके लोगों को राहत देने का काम करेंगे, क्योंकि अन्य राज्यों की तर्ज पर ही कैप्टन सरकार भी जो अनलॉकडाउन 5 की कंडीशंस हैं उसको लागू करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन पंजाब की काफी क्रिटिकल है, क्योंकि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर लोग पालन नजर नहीं आ रहे हैं, लगातार नियमों को वायलेट करते भी लोग नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, सिनेमा हॉल खुलेंगे, तो वहां पर भी हो सकता है कि कोविड-19 के जो नॉर्म्स हैं उनका सही से पालन होता नजर ना आए। इसी वजह से फिलहाल ये फैसला लिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको जरूर रिव्यू किया जाएगा। आने वाले दिनों में मल्टीप्लेक्सेस भी ओपन होते नजर आएंगे, सिनेमा हॉल भी ओपन होते नजर आएंगे, मनोरंजन पार्क भी लोगों की सुविधा के लिए ओपन होते नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है, इसी वजह से सरकार लगातार रिव्यू करके इस तरह से फैसले लेती नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन विनीत ये एक बड़ा एक राहत दी है कि रामलीला का आयोजन होगा। क्या एसओपीज हैं रामलीला के लिए, किस तरीके की नियमावली वहां पर फॉलो करनी पड़ेगी? देखिए, वहां की अगर नियमावली की बात करें तो वहां पर भी सबसे पहले जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का, कि वहां पर दूरी जो है एक परस्पर लोगों के बीच में हो, क्योंकि रामलीलाएं जिस तरह मंच पर होती हैं तो ऐसे में लोग जो हैं वो या तो कुर्सियों पर बैठकर या फिर नीचे धरती पर बैठकर रामलीलाओं का मंचन देखते हैं। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा वहां पर पालन करना होगा, परस्पर दूरी बनाए रखनी होगी। वहां पर जो लोग आ रहे हैं मास्क पहनना उनके लिए अनिवार्य होगा। इसके अलावा वहां पर जो कह सकते हैं खाने पीने की चीजें जो है वो वहां पर लगती हुई नजर नहीं आएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सैनिटाइजेशन जो है वहां पर प्रॉपर ढंग से होगा, यानी प्रॉपर जो एसओपी केंद्र की तरफ से जारी की गई है उन्हीं एसओपी के आधार पर रामलीलाओं मंचन जो है वो प्रत्यक्ष में होता हुआ नजर आएगा। जिन तमाम जानकारियों के लिए विनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए। हालांकि लोगों के अंदर खुशी की लहर थी कि अब सिनेमा हॉल्स स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको बता दें पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अभी हाल फिलहाल मल्टीप्लेक्सेस नहीं खोले जाएंगे कोरोना संकट की वजह से। वहीं जो एक राहत की बात है वो ये कि रामलीला का मंचन होगा, आप लोग घर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन पूरे नियमों के साथ जो प्रोटोकॉल जो एसओपी कोरोना के मद्देनजर सरकार ने बनाई हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। देश को अटल टनल की सौगात देने के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सामरिक महत्व के एक और टनल का निर्माण शुरू करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के निर्माण के लिए पहला बता दें कि वो ब्लास्ट करने जा रहे हैं वहां पे, यानी कि शुरुआत हो जाएगी सुरंग के काम के होने की। सेना और सिविल इंजीनियरों की एक छोटी की टीम जोजिला दर्रे के पहाड़ को काट कर इस सुरंग का निर्माण करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ट्वीट करके भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि टनल का निर्माण कार्य ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चीन से पिछले 5 महीनों से टकराव चल रहा है। गडकरी ने कहा कि इस टनल के बनने से श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह क्षेत्रों में हर मौसम के लिए कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इसके अलावा दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में 3 घंटे की कमी आएगी, यानी कि अब आप जल्दी पहुंच जाएंगे जब ये टनल का काम पूरा हो जाएगा, टनल शुरुआत हो जाएगी। इस टनल के बनने से लैंडस्लाइड की आशंकाओं के बगैर नेशनल हाईवे 1 पर श्रीनगर से लेह के बीच यात्रा की जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 14.15 किलोमीटर यानी कि तकरीबन 14 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाई जाएगी। इसके अलावा 18 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा लंबी अप्रोच रोड वहां पर बनाई जाएगी। इस तरह से पूरे प्रोजेक्ट में 32.5 किलोमीटर से लंबा सड़क एक वहां पर बनाया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको बने रहना है सिर्फ ANB न्यूज के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।